हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। एक ऐसी पाठशाला जहां है डेफिनेट आपकी सक्सेस। तो आज इसी अच्छी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो आज का सेशन है दैट इज लाइफ प्रोसेस, जो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने मेरे लास्ट वीडियो में वन शॉट रिवीजन देखा था। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आने की मैक्सिमम चांसेस है, वो देखेंगे कि आपको कैसे फ्रेम करने हैं और एग्जाम्स में कैसे लिखना है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट MIQs, जो आपके लिए होंगे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। तो हो जाइए आप लोग भी रेडी। तो हमारे क्वेश्चंस जो शुरू होते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट क्यों होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने में? किसके लिए? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, तो क्या डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में पूरे सेल्स में, पूरे टिश्यूज में ट्रांसफर कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो why is diffusion, डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन? क्यों है डिफ्यूजन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए? किन में? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हम लोग, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, हमें पता है जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें केवल लेयर ऑफ सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है कि अपर लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है ना। तो उन सारी सेल्स में अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जाने लगे तो कितना टाइम लगेगा? अगर लंग से हम अगर डिफ्यूजन करवाने की कोशिश करें ऑक्सीजन को टो तक, तो एस्टिमेट किया जाता है कि 3 इयर्स लग जाएंगे ऑक्सीजन को पूरे सेल्स तक, पूरे टिश्यूज तक पहुंचने में। तो क्या हमें ऑक्सीजन की जरूरत इस तरीके से हमारी बॉडी में पूरी हो सकती है? नहीं, हमें तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमें तुरंत ऑक्सीजन चाहिए होता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए। इस वजह से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें डिफ्यूजन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। बट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंपल सेल होते हैं, एक ही सेल का तो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें सिंपली एक सेल में ऑक्सीजन आके डिफ्यूज हो गई, मिल गए पूरे ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन, तो वहां खेल खत्म। तो डिफ्यूजन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन डिफ्यूजन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट मेथड नहीं है। तो इस आंसर को फ्रेम कैसे करोगे? अब आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, लेकिन लिखना कैसे है, यही तो है मेन चीज जो है, आपको फ्रेम कैसे करना है। फ्रेम करना है, इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ओनली द सेल्स प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर are in direct contact with the surrounding environment. The other cells and the internal organs are not in the direct contact with the surrounding environment. Thus, diffusion is insufficient to deliver oxygen to all the parts of the multicellular organisms like humans. It has been estimated that a period of 3 years, जो मैंने आपको बताया 3 साल लग जाएंगे, would be needed to carry a molecule of O2 from our lungs to our toes. लंग से लेके टोज तक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को पहुंचाने के लिए 3 साल लग सकते हैं। तो डिफ्यूजन वर टू मूव O2 इन अवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफ्यूजन इसीलिए इनसफिशिएंट है। अब जल्दी से स्टूडेंट्स इस आंसर का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, आपको आंसर इस तरीके से फ्रेम करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। जब हमने वन शॉट रिवीजन पढ़ा था, वन शॉट रिवीजन किया था, जल्दी जल्दी रैपिड रिवीजन किया था, तब मैंने आपको बताया था स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, ये भी बताया था, याद है ना, आ गया याद, गैस्ट्रिक जूस सीक्रीट करता है। अब हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा था, गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था, और उसमें पढ़ी थी 3 इंपॉर्टेंट चीजें, एक HCl, एक पेप्सिन एंजाइम, और एक और पढ़ा था जो थर्ड वन, दैट इज म्यूकस, है ना। तो हमारे किसकी बात हो रही है, एसिड की, कि स्टमक में इस एसिड का क्या रोल है। तो हमने पढ़ा था एसिड का रोल कि जब खाना हमारा माउथ से च्यू करता हुआ पेरिस्टालसिस मूवमेंट से स्टमक में पहुंचता है बोलस फॉर्म में, तो हो सकता है उसके संग कोई जर्म पार्टिकल मिला हो या उसके संग जर्म पार्टिकल भी आ गया हो, तो एसिड के कांटेक्ट में आके सबसे पहले तो वो मर जाएगा, है ना, वो किल हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, HCl जो एक एसिड है, तो वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो हमारी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन, वो इनएक्टिव रहती है, और जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आती है वो एक्टिव पेप्सिन बना लेती है, मतलब वो एक्टिव हो जाती है HCl के कांटेक्ट में आके, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हो जाती है बिल्कुल रेडी और तैयार। ठीक है, तो हमारे पेप्सिनोजन को HCl ही एक्टिव करता है और पेप्सिन बनाता है, और फिर पेप्सिन जाके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और सिंपल पार्टिकल्स में, सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर फ्रेम कैसा करना है। समझ में आ गया ना इसका आंसर। अब आंसर फ्रेम करना है आपको, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड इनसाइड द स्टमक makes the medium acidic which is necessary for the activation of enzyme पेप्सिन। ठीक है, वही चीज दी है कि स्टमक के अंदर वो कैसा मीडियम बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है, जो क्यों जरूरी है, एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन के लिए। पेप्सिन एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये जो आपने लिखा इसके नीचे अगर आप इस तरीके से रिएक्शन भी लिख दोगे, कैसे, ऐसे, पेप्सिनोजन, ठीक है, फॉरवर्ड एरो बनाइए, यहां लिखिए पेप्सिन, इसके ऊपर लिखिए HCl, यहां लिखिए इनएक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन एंजाइम है, यहां लिखिए एक्टिव। HCl ने क्या किया, HCl ने एक्टिवेशन किया एंजाइम पेप्सिन का, और पेप्सिन ने क्या किया, जो हमारे फूड में प्रोटीन है उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, और क्या बना दिया, सिंपल अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर रेडी हो गया। अगर आप ये जो आपने लिखा है इसके साथ साथ ये 2 रिएक्शंस भी लिख दोगे तो बिल्कुल 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। 3 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो आपको इस तरीके से फ्रेम करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द क्वेश्चन नंबर 3rd। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? ठीक है, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास क्या एडवांटेज नहीं होता जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास होता है, किस रिगार्ड में, ऑक्सीजन लेने के रिगार्ड में, इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वहां डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रहता है, और एज कंपेयर टू एयर डिजोल्व्ड O2 कम ही होगा।
तो ये क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया, एडेड एडवांटेज किसके लिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। तो यही पूछा गया है, यही आंसर लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है वो अब हम आपको बताते हैं। लिखना ऐसे है, aquatic organism such as fishes obtain oxygen for respiration which is dissolved in water. The amount of oxygen dissolved in water is very low. On the other hand, the terrestrial organisms take oxygen directly from air. ठीक है ना, जो आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिशेज हैं, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ले रही हैं जो बहुत कम है पानी में। जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, गोट, काऊ, जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली एयर से ले रहे हैं और एयर में क्वांटिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली ऑक्सीजन की, तो ये उनके पास एक क्या है, एडेड एडवांटेज है। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। क्लियर? अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे हमारा एसिड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था 3 नंबर के लिए, वैसे ही हमारा रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड नेक्स्ट है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? इसमें लगा लो 5 स्टार। ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि सलाइवा का डाइजेशन में क्या रोल है। देखो, जब हमने बकल कैविटी पढ़ा वन शॉट रिवीजन में, तो मैंने आपको बताया बकल कैविटी में TTS, टंग, टीथ एंड सलाइवा, ये चीज आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो जो सलाइवा है वो कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले वो आपके फूड के साथ मिक्स हो जाता है और फूड को मॉइस्ट कर देता है। ड्राई फूड अगर आप खाओगे तो गटकना, स्वेलो अप करना मुश्किल होता है ना, तो फूड अगर गीला रहता है तो आप इजीली स्वेलो अप कर लेते हो, राइट? तो वो जो गीला करता है फूड को, वो कौन कर रहा है? सलाइवा कर रहा है, राइट ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा था कि सलाइवा में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसका एक और नाम है टाइलिन। क्या नाम है बेटा? टाइलिन। ओके, तो जो सलाइवरी अमाइलेज है, जो टाइलिन एंजाइम है, वो क्या करता है? वो आपके फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर देता है सिंपल शुगर्स में। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से बाय द एंजाइम नेम्ड एज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। दिस इज द रोल ऑफ सलाइवा इन केस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के रिगार्ड में। अब इसको आपने फ्रेम कैसे किया? देखो, सलाइवा कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स, म्यूसिन एंड एन एंजाइम टाइलिन। ठीक है, यही टाइलिन जिसको हमने अमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, द अमाइलेज, द एंजाइम टाइलिन इज सलाइवरी अमाइलेज विच स्प्लिट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज। ठीक है, ये हो गई सिंपल शुगर आपकी माल्टोज। उसने क्या किया? उसने आपके अगर फूड में स्टार्च है, आपके अगर फूड में ग्लाइकोजन है, तो उसको सिंपल शुगर में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, यानी उसको डाइजेस्ट कर दिया, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है उसने स्प्लिट कर दिया स्टार्च को एंड ग्लाइकोजन को इनटू माल्टोज विच इज अ सिंपल शुगर। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को फ्रेम करना है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिशन पोर्शन। जो न्यूट्रिशन पोर्शन है आपका लाइफ प्रोसेसेस का, उसका। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ alveoli इन लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ओके, आपको कंपेयर करना है दो चीजों को। ठीक, कौन सी दो चीजों को? alveoli जो लंग्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन बोला। नेफ्रॉन्स जो किडनीज में होते हैं, जिसे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं, है ना। एल्वियोलाई वो जगह जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां एक्सचेंज हो रहा है O2 CO2। नेफ्रॉन वो आपका जिसमें बोमेंस कैप्सूल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जहां यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों की फंक्शनिंग और इन दोनों के स्ट्रक्चर से आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? पहला तो आप ये कंपेयर कर सकते हो कि जो एल्वियोलाई है
और जो नेफ्रॉन है, दोनों के ऊपर पूरा कैपिलरी मैट बिछा हुआ रहता है, पूरा वाउंड अप रहता है, वाइंड अप रहता है, ठीक है। दूसरा, यहां पर एल्वियोली भी मेन फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और CO2 एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन भी वो यूनिट है किडनी का, जो मेन फंक्शन है किडनी का यूरिन बनाना, तो वो यूरिन बनती कहाँ है? नेफ्रॉन में बनती है, ठीक है बेटा। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज आपको इस तरीके से इसको आप क्या करना है? कंपेयर करना है। अब इसकी फ्रेमिंग देखिए आप आंसर की। बोथ alveoli in the lungs and nephrons in the kidney possess network of blood capillaries, ठीक है। The exchange of gases takes place in alveoli where impure blood, that is deoxygenated blood, is purified to oxygenated blood. Similarly, nephrons purify the blood by filtering out its waste product in the form of urine. यहां क्या होता है एल्वियोलाई में? वो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है ना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू कैपिलरीज नेटवर्क। यहां क्या होता है? नेफ्रॉन भी इम्प्योर ब्लड को क्या करता है? प्योर बना देता है। कैसे प्योर बना देता है? उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर आउट कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आप लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा है व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बीवोर्स का, वो लॉन्ग होता है किससे? कार्निवोर्स से। क्यों होता है ऐसा? इसका हमें रीजन समझाना है। हमें पता है हर्बीवोर्स क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास फूस खाते हैं। कार्निवोर्स क्या है? फ्लैश ईटर्स, मीट ईटर्स, जो क्या करते हैं? मीट ईटिंग करते हैं, इधर उधर एनिमल्स को पकड़ के खाना, फ्लैश ईट करना, ठीक है। तो जो हर्बीवोर्स है, ठीक है, उसमें लॉन्गर क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? भाई इसलिए होता है क्योंकि उसमें होता है सेल्यूलोस। क्या होता है घास फूस में? सेल्यूलोस होता है, और इस सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में लगता है टाइम। क्या लगता है? टाइम लगता है। एंजाइम्स यूज होते हैं और टाइम ज्यादा टेकिंग है टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोस, ठीक है। तो इस वजह से, है ना, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन होता कहाँ है? हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस वजह से हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? लॉन्ग होता है। कार्निवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स, क्योंकि उनके खाने में सेल्यूलोस नहीं प्रेजेंट। राइट? समझ में आया? तो ये है इसका आंसर। अब इसके आंसर फ्रेमिंग हम देखते हैं, जो ज्यादा जरूरी है कि आप बोर्ड में लिखोगे कैसे। मुझे पता है बच्चों, आप सबको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता है, आपको समझ में भी आता है। अगर मैं आपसे कभी मिलूँ तो आप मुझे सब आंसर्स बता भी दोगे, लेकिन लिखने में सबकी प्रॉब्लम ये, मैम जब पेपर में लिखते हैं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलते। बेटा इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि बच्चा आंसर फ्रेम अच्छे से नहीं कर पाता। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आंसर्स को फ्रेम कैसे करना है, इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लो, जिससे आपको फ्रेमिंग में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, हर्बीवोर्स ईट प्लांट मैटर विच इज रिच इन सेल्यूलोज। The later takes longer time for complete digestion by the enzyme present in digestion. ठीक है, therefore they have longer small intestine. Carnivores on the other hand feed on flesh and do not contain cellulose. Therefore they have shorter intestine for digestion of food eaten by them. इस वजह से उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स, क्योंकि उनके खाने में सेल्यूलोस नहीं होता, और सेल्यूलोस होता है जो लोग ग्रास ईटिंग करते हैं, जो हर्बीवोर्स ग्रास ईटर्स होते हैं उनके खाने में। तो कंप्लीट डाइजेशन के लिए उनको चाहिए बड़ा सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस वजह से जो हमारे काऊ है, ये सब गोट सैन में होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उनका साइज होता है बड़ा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
और इस पे भी बेटा 5 स्टार मार्क कर लो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल आ सकता है, 90% आपके बोर्ड में आ सकता है, ओके। चलो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। What will happen if mucus is not secreted by the gastric glands? अब हम फिर से आ गए हैं स्टमक पे, ठीक है। क्या होगा अगर म्यूकस सीक्रीट नहीं करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? स्टमक में। स्टमक में क्या क्या है? HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है, 3 चीजें पढ़ी थी हमने। और अगर ये म्यूकस ना हो तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए म्यूकस का फंक्शन। म्यूकस एक थिक लेयर ऑफ लाइनिंग बनाता है जिससे कि इनर सेल्स जो है हमारी स्टमक वॉल की वो प्रोटेक्टेड रहती हैं फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ HCl। HCl बच्चों एक एसिड है। अगर एसिड स्टमक में सीक्रीट हो रहा है और उसकी सेल्स, स्टमक की सेल्स अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? कोरोड हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, ओके। तो उन सेल्स को बचाने के लिए HCl के इफेक्ट से हमारे HCl को होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, और अगर HCl वहाँ नहीं है तो इनर जो वॉल है आपकी स्टमक की वो डैमेज हो जाएगी। ये होगा इसका आंसर। अब परफेक्ट फ्रेमिंग के लिए हम देखते हैं इसका आंसर। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रीट HCl, mucus and digestive enzymes. Mucus protects the inner lining of stomach from corrosion by HCl and action of pepsin enzyme of gastric juice. In the absence of mucus, lining of the stomach will be corroded, leading to acidity and gastric ulcers. अब अगर लाइनिंग डैमेज हो जाएगी तो आपको बहुत एसिडिटी रहने लगेगी और गैस्ट्रिक अल्सर्स बन जाएंगे, छाले हो जाएंगे अंदर, क्योंकि HCl के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, कोई चीज़ एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी तो वहाँ पे छाले तो बनने ही है ना, तो दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक अल्सर्स। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इस पे भी लगा लो 5 स्टार। क्लियर कि अगर म्यूकस सीक्रीट नहीं हुआ तो क्या होगा? क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? हमने पढ़ा था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। इमल्सिफिकेशन करना फैट का, इसका मतलब है फैट के बायोमोलिक्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना, ठीक है। तो वो कौन करता था? वो करता था एंजाइम, है ना। वो करता था, हमारा जो एंजाइम है वो फैट को ब्रेक कर देता था, किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लेकिन उससे ब्रेक करने से पहले उसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स चाहिए थे, तो वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स कौन बना देता था? बाइल, जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इमल्सिफाई फैट ना हो तो क्या लाइपेज उस पैक कर देगा? नहीं कर पाएगा ना यार। किसी चीज को हमें तोड़ना है, बोलते हैं ना यूनिटी में जब कोई चीज रहती है तो उसको तोड़ना मुश्किल है। अगर हम किसी चीज को तोड़ देते हैं तो वो फिर उसको अलग करना बहुत आसान हो जाता है। तो यही कंसेप्ट हमारे डाइजेशन में, हमें फैट को क्या करना है? ब्रेक करना है। फैट बहुत बड़ा बायोमोलिक्यूल इकट्ठा ऐसा रहता है, पहले इमल्सिफाई करना पड़ेगा, उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, फिर एंजाइम उस पर ईजिली काम कर पाएगी, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है इमल्सिफिकेशन का। तो देख लो, emulsification of fats in fact means conversion of large molecules of fat into smaller globules by bile salts. These small globules can be effectively digested by fat digestive enzyme lipase. जब ये small globules से break हो जाएगा तो उसके बाद lipase enzyme इसको easily effectively digest कर देगी और तोड़ देगी, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है इमल्सिफिकेशन का, जो कौन कर रहा है? बाइल कर रहा है बाय देयर सॉल्ट्स, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आंसर नंबर 8 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट। अब आ जाते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल? कौन सा मूवमेंट है जो एलिमेंट्री कैनल में होता है जिसकी वजह से फूड अंदर जाता है? हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा है ना एक मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट पढ़ा है हमने? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट।
हमारा जब खाना हम च्यू करते हैं और माउथ से होते हुए फूड पाइप में जाता है, ईसोफेगस में जाता है, तो जो ईसोफेगस है इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब। कैसी ट्यूब है बेटा? एक मस्क्यूलर ट्यूब है ना। उसके अंदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि जो हमारा बोलस है, सलाइवा के साथ फूड जब मिक्स होता है उसको बोलस कहते हैं। तो जो बोलस है वो पुश होता रहता है। किस तरफ पुश होता है? स्टमक की तरफ पुश होता है, ठीक है, और स्टमक में चला जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो यही लिखा हुआ है यहाँ, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक कंटेन्स सम मसल लेयर्स, मसल्स होती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, causes movement of food inside the alimentary canal। उसकी वजह से फूड का मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में। वेरी इजी। तो इसमें हमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब द क्वेश्चन नंबर 10th, हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो CO2 हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में चाहिए और जो O2 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, तो ये अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये जा रहा है, आ रहा है, कहाँ से जा रहा है? आ रहा है स्टोमेटा से, है ना। तो स्टोमेटा क्या है? एक माइन्यूट पोर है जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है। अब ये ओपन कैसे होता है और ये क्लोज कैसे होता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। अगर मैं बच्चों स्टोमेटा की बात करूं तो स्टोमेटा हमारा बीन शेप का ऐसा सेल होता है ना, ऐसा बीच में ऐसा पोर होता है और ये बीन शेप के गार्ड सेल्स होते हैं आपके इस तरीके से, है ना। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये इसकी स्टोमेटल पोर की, ये है आपका पोर। ये गार्ड सेल्स जो है इस पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे रेगुलेट ये ओपनिंग और क्लोजिंग को? तो ये इस तरीके से रेगुलेट करेंगे कि जब एंडोऑस्मोसिस होता है। व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस? जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर जा रहा है, दैट इज एंडो, अंदर आना, ठीक है। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे, फूल जाएंगे। गार्ड सेल्स फूल जाएंगे तो बीच में ओपनिंग हो जाएगी, दैट इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जब एक्सोऑस्मोसिस होगा, जब गार्ड सेल से पानी बाहर जाएगा, एक्सो एक्सटीरियर है ना, बाहर जा रहा है, तो जब गार्ड सेल से पानी बाहर की तरफ जा रहा है तो हमारे गार्ड सेल्स पिचक जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, है ना। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? फ्लैसिड हो जाना। फूलने को क्या बोलते हैं? टर्जिड हो जाना। तो जब टर्जिड होंगे तो पोर ओपन, जब पिचक जाएंगे, फ्लैसिड होंगे, पोर क्लोज। इस तरीके से एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल्स की वजह से स्टोमेटल पोर ओपन या स्टोमेटल पोर क्लोज होता रहता है। व्हेन द गार्ड सेल गेट्स स्वेल्ड अप, इट बिकम्स टर्जिड, द स्टोमेटल पोर ओपन्स। When the guard cells shrink, it gets flaccid, then the stomatal pore get closed। ठीक है, इस तरीके से रेगुलेशन होता है। गार्ड सेल रेगुलेट करता है क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। देख लेते हैं इसका आंसर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गेन और लॉस ऑफ turgidity of guard cells। When guard cells absorb water from surrounding cells, they swell up and become turgid. As a result, their thicker inner wall move outward, creating a pore in between the two guard cells. When the guard cells lose water to the surrounding cells, they become flaccid, flaccid हो जाते हैं. As a result, the inner thicker wall move inward and close the stomatal opening और stomatal opening close हो जाती है. सिंपल, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका. ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th. व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर? जब हम मछलियों को
पानी से बाहर निकालते हैं तो वो मर क्यों जाती हैं? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इसलिए तो कहते हैं कि मछली जल में ही जीवित रहती है। क्यों रहती है, यही पूछा गया। बड़ा सिंपल है ना, मैं बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, तो बाहर निकालोगे मर जाएगी, तो क्यों मर जाएगी, यही हमें बताना है। क्यों? क्योंकि जो फिशेस रहती हैं वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं। क्या लेती हैं? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं, जो पानी के अंदर डिजोल्व रहता है। कैसे लेती हैं? गिल्स से लेती हैं, ठीक है। और जैसे ही वो बाहर आ जाती हैं तो उनके गिल्स में ऑक्सीजन जाएगा क्या पानी के थ्रू? नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। इसलिए बोलते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। इसलिए बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है, क्योंकि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है जो वो गिल्स के थ्रू लेती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, राइट। तो ये आंसर आपको लिखना है। फिशेस रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, they utilize dissolved oxygen of water through gills. When taken out of water, fishes are unable to obtain oxygen from air and hence they die. ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप लोग फ्रेम करोगे और आंसर को अच्छे से लिखोगे। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 5 स्टार क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड अ हेट्रोट्रॉफ। ये 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ के बीच में डिफरेंसेस बताओ, है ना। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको समझाना है। हमने बड़े अच्छे से मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा ना। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ जो दूसरों पे डिपेंड है, हेट्रो मीन्स अदर, जो दूसरों पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। जैसे हम लोग, हम या तो प्लांट के ऊपर डिपेंड है, एनिमल सोर्सेज पे डिपेंड है, राइट। और जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं। प्लांट को किसी को खाते हुए देखा है? नहीं ना। आप एक्सेप्शन छोड़ दो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को छोड़ दो, तो प्लांट्स क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। हम तो उन पर डिपेंड हैं, ठीक है। प्लांट्स कैसे लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है? नहीं होता है। हमारे अंदर क्लोरोफिल जैसा कुछ होता है? नहीं होता है ना। तो ये क्या है, कुछ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स हैं। जब भी बेटा आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाए तो आपको टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है। एक साइड आप लिखोगे ऑटोट्रॉफ्स, एक साइड लिखोगे आप हेट्रोट्रॉफ्स, और फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस 1 2 करके आपको लिखना होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इनको पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, टैब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से टेबल बनाओगे। यहाँ हमने ऑटोट्रॉफ लिख दिया, यहाँ हमने हेट्रोट्रॉफ लिख दिया। फर्स्ट लिखा इट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ लिखा इट ऑब्टेन्ड इट्स फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड। सेकेंड पॉइंट, इट पोजेसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर ट्रैपिंग सनलाइट, है ना। इसमें क्लोरोफिल होता है जिससे वो सनलाइट को ट्रैप करता है। इट लैक्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें ऐसे हम में कोई ऐसा पिगमेंट है क्या जो हम सनलाइट को, जादू नहीं है ना हम लोग, हमें सनलाइट को ट्रैप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे इट फर्स्ट डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट एंड देन यूटिलाइज इट टू ऑब्टेन एनर्जी। यहाँ सिक्वेंशियल न्यूट्रिशन होता है जिसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो गए जो आपको टैब्यूलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ। और इसको इसी तरह लिख देना तो आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें नेम द फॉलोइंग करना है। जल्दी नाम बताने इस प्रोसेस के, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला है द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। कौन सा वो प्रोसेस है प्लांट्स में जो लिंक करता है लाइट एनर्जी को किस एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से। तो बच्चा दैट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो है आपका ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो कौन है,
ऑटोट्रॉप्स है ना, दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद द सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जहां फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट, हमने पढ़ा था डबल लेयर्ड, जिसमें कॉइन शेप के थैलाकॉइड्स होते हैं, जिसको हम एक साथ ग्रैनम बोलते हैं, वहीं क्लोरोफिल होता है। तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। सेल्स दैट सराउंड्स द स्टोमेटल पोर, अभी पढ़ा, स्टोमेटल पोर को सराउंड कौन करता है? गार्ड कौन करता है? गार्ड सेल्स। कौन करता है? गार्ड सेल्स। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम लोग नहीं लिखना है, हेट्रोट्रॉप। क्या लिखोगे? हेट्रोट्रॉप, ठीक है। एन एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन, कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है और जो प्रोटीन पैक करता है? P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, ऐसे याद रखो। कौन सा एंजाइम? P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए P फॉर पेप्सिन। तो एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट का फोटोसिंथेसिस बिल्कुल हमने सही बोला, आपने भी सही बोला होगा। सेकंड का ऑटोट्रॉप्स बिल्कुल सही। थर्ड का क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही। फोर्थ का गार्ड सेल। फिफ्थ का हेट्रोट्रॉप्स एंड लास्ट एंजाइम P फॉर पेप्सिन। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया है रेडी। मेरे ख्याल से आपने भी ये नेम द फॉलोइंग बिल्कुल सही किए होंगे, है ना? इसी तरीके से किए होंगे। कई बार इस तरीके से आपसे नेम पूछ लिए जाते हैं कि इन प्रोसेस का नेम बताओ, तो आपको ऐसे ही बताना है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा ना कल, मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट नोट लिखने आता है, फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना, जिसमें 2 पाथवेज हैं, सिस्टमिक पाथवे, पल्मोनरी पाथवे। होता क्या है बेटा, हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है ना? सबसे पहले पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हमारे हार्ट में आता है, फिर वो पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जाता है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर हार्ट में आता है। 2 बार आया हार्ट में, पहले एक बार पूरी बॉडी से आया हार्ट में, फिर ऑक्सीजनेटेड होके फिर आया हार्ट में, और एक बार गया बॉडी में। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी में एक बार फ्लो होता है। व्हेन इट ट्रेवल्स इन द हार्ट ट्वाइस एंड फ्लोज इन द बॉडी वंस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, कि 2 बार वो सर्कुलेट हुआ, ओके, और एक बार बॉडी में फ्लो हुआ। तो इसको लिखना कैसे है? Blood circulation in human heart is called double circulation because the blood passes through the heart twice in order to complete one cycle of the body, that is through the right side of the heart add deoxygenated blood and through left side of the heart एड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? हमारे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट होता है, वो लंग्स में चला जाता है, लंग्स उसको क्या कर देता है? तुरंत से ऑक्सीजनेटेड कर देता है और भेज देता है लेफ्ट साइड में। तो हार्ट में 2 बार आ रहा है हमारा ब्लड, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके बेटा, और उन पाथ्स को बोलते हैं हम पल्मोनरी पाथवे एंड सिस्टमिक पाथवे, जो डबल सर्कुलेशन में होते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज ऑल्सो 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो बताओ। कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं? हमने स्टेप्स पढ़ी थी। सनलाइट कैप्चर करी, किसने करी? क्लोरोफिल ने। उसके बाद उस सनलाइट को कैप्चर किया तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, फोटोलाइसिस हुआ H और O में। ऑक्सीजन वापस चला गया एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन ने रिड्यूस कर दिया CO2 को और क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको लिखना कैसे है? मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर, पॉइंट्स में, है ना? इसको अब इवेंट्स पूछा है तो आप पॉइंट्स में लिखो अलग अलग। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसका मतलब वाटर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, NADPH एक एसिमिलेटरी पावर बनता है।
देन रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, और क्या बन गया फिर, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। हमें बनाना तो कार्बोहाइड्रेट ही था ना, खाना ही बनाना था, तो फिर रिडक्शन रिएक्शन से क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके जो 4 पॉइंट्स हैं, ये मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है, किसके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, जिनको आप पॉइंट वाइज ही लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको पैरा में मत लिखना बच्चों, पैरा में ना एक कहानी जैसा हो जाता है, पढ़ने में भी मुश्किल। आप हर एक चीज को पॉइंट में लिखोगे तो वो पढ़ने में भी इजी और चेकर को भी बहुत अच्छा लगता है वैसा प्रेजेंटेशन। तो हर एक आंसर का अपना एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। अगर आपको डिफरेंशिएट पूछा है तो टैब्यूलर बनाओ, आपसे मेजर इवेंट्स पूछा है तो आप उसे पॉइंट्स में लिखो, किसी चीज की रीजनिंग पूछिए तो सिर्फ रीजनिंग दो, पूरी कहानी बना के रीजनिंग नहीं देना कि वह अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो बस आंसर हमें यही देना कि क्या होगा, ठीक है। तो हर एक की फ्रेमिंग, अभी आपके पास 1-1.5 महीना है तो फ्रेमिंग अच्छे से सीख लो और जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16th, why does absorption of digested food occur mainly in the small intestine? जो डाइजेशन है, आपका डाइजेस्टेड फूड है, उसका एब्जॉर्प्शन सारा की सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है। हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, इस तरीके से स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ऐसे, जिसमें आपकी ब्लड वेसल सप्लाइड रहती हैं, ब्लड कैपिलरीज, और इन स्मॉल आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं, जो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टेड फूड मेनली कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पर आपका मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल रहा है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन के लिए, और वो कैसे मिल रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं विलाय, है ना बेटा। तो आंसर आपको कैसा लिखना है, देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड occurs mainly in the small intestine because first digestion of food is completed only in small intestine, second finger like projections, that is villi, in the wall of small intestine provide large surface area for main absorption, next villi of small intestine are richly supplied with blood vessels for carrying the absorbed food to the different parts of the body, ठीक है। इन पार्ट्स में आपको क्या करना है, उसको पॉइंट्स में देखो कितने इजीली आपने अपना आंसर एग्जामिनर को बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, दूसरा उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो लार्ज सरफेस एरिया देते हैं, है ना, और वो जो स्मॉल विलाय हमारे हैं उसमें ब्लड वेसल्स होता है जिससे कि वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एसिमिलेट आउट हो जाते हैं। क्लियर, तो ये आपका आंसर है, इसका जल्दी से ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपको करेक्ट सबस्ट्रेट्स बताने हैं इन एंजाइम की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम है ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। ये किसको ब्रेक करते हैं, ये एंजाइम्स हैं। एंजाइम एक सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है बच्चों, है ना, हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ही वो जाके रिएक्ट करेगा और उसी को ब्रेक करेगा। तो यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम की बात हो रही है तो डाइजेशन करेगा, ठीक है ना। तो आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात हो रही है तो आप देखोगे कि आपका सबसे पहले दिया हुआ है ट्रिप्सिन। क्या दिया हुआ है, ट्रिप्सिन। तो जो आपका ट्रिप्सिन है वो किस सबस्ट्रेट को ब्रेक करेगा, वो करेगा प्रोटीन्स पे एक्ट। किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे। अमाइलेज हमने पढ़ा किस पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे। पेप्सिन, पेप्सिन किस पे करा, प्रोटीन्स पे। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, याद है ना। लाइपेज किस पे करेगा, फैट्स पे। किस पे करेगा, फैट्स पे, ठीक है बेटा। तो आपका ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन पे, अमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे, पेप्सिन करेगा प्रोटीन्स पे और लाइपेज करेगा फैट पे। ये है आपका आंसर, देख लीजिए और जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि क्या है आपका आंसर। ट्रिप्सिन का प्रोटीन है, अमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट है, पेप्सिन का प्रोटीन है, लाइपेज का फैट है। ये सारे एंजाइम जैसे ही इसको मिलेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसको कर देंगे डाइजेस्ट और कर देंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज। हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पढ़ी थी, उनका स्ट्रक्चर देखा था। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो वेन्स हैं उनकी थिन वॉल्स क्यों होती हैं आर्टरीज के कंपैरिजन में, क्यों होता है बेटा ऐसा? जो आर्टरी है ना, वहाँ जो ब्लड है डायरेक्टली आपका हार्ट पंप करता है, हार्ट एक जर्क से ब्लड को पंप करता है, तो उस जर्क को झेलने के लिए उसको थिक वॉल चाहिए, है ना। वेन्स तो डिफरेंट पार्ट से कलेक्शन करती है, प्रेशर भी लो रहता है ब्लड का फ्लोइंग का, तो उसको इतना क्या नहीं चाहिए, थिक वॉल की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर है। अब इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है? Arteries carry oxygenated blood from heart to various body parts. The flow of blood is fast and jerky under pressure. Therefore, arteries have thick elastic walls. Veins collect blood from various body parts and bring it to the heart. They have valves, so the flow of blood is smooth under no pressure. The thin walls of the veins therefore allow smooth flow of blood towards heart. ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? क्योंकि यहाँ जर्की फ्लो होता है, जो ब्लड है बहुत हाई प्रेशर से जा रहा है, तो उसके लिए उसको थिक वॉल चाहिए, उसको सहने के लिए। वेन्स में वॉल्स भी हैं, बहुत स्मूथ फ्लोइंग है ब्लड का, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो उसको थिक वॉल की क्या ज़रूरत। इस वजह से वेन्स में थिन वॉल्स हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्योंकि जो आर्टरीज को झेलना पड़ता है वो वेन्स को नहीं झेलना पड़ता, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन क्या होता है जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है? ट्रांसपिरेशन वो है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जब पानी प्लांट से रिमूव होता है वाटर वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट से, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ये प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन पहला, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। अगर अब पानी ऊपर से जा रहा है भाई, रिमूव होता जा रहा है, जब बहुत तेज़ धूप है तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, जब इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सक्शन प्रेशर से रूट्स, हेयर फिर से पानी एब्जॉर्ब करेगी और पानी का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। पानी फिर से एब्जॉर्ब होगा रूट से और लीव्स में आएगा। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द कूलिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। पानी जहाँ से निकलेगा वो पार्ट में कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो दूसरा ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है प्लांट को, ठीक है बच्चों। तो पहला, एब्जॉर्ब कराएगा वो वाटर मिनरल्स को रूट से और ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा टूवर्ड्स लीव्स। दूसरा, वो प्लांट पार्ट को क्या करेगा, कूल करेगा। क्या करेगा, कूल करेगा। तो इस वजह से ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच इनहेलेशन अकर्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। जो इनहेलेशन है, हमें पता है ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जब ऑक्सीजन अंदर जाता है, एक्सहेलेशन जब हमारी बॉडी से CO2 बाहर आता है ना, सांस लेना सांस छोड़ना, दैट इज इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो जो इनहेलेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, उसमें क्या होता है, तो हमने पढ़ा था, दो डायग्राम्स बताए थे मैंने रिपकेज वाले, याद आ गया ना, राइट। अगर जिसको नहीं याद आया प्लीज़ मेरा वन शॉट देखें जाके आप लोग लाइव प्रोसेस का, ठीक है, उसमें सब अच्छे से समझाया हुआ है। तो इनहेलेशन में होता क्या, जैसे ही आपने सांस ली तो आपका जो डायफ्राम है, जो एक मस्कुलर फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, उसमें एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बाहर की जो एयर है वो ईजिली अंदर अपनी जगह बना लेगी और आपके रिब केज आउटवर्ड मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है इनहेलेशन में। अब इसको लिखना कैसे, पॉइंट्स में लिखो बेटा इसको भी। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स involve the following. First,
The process begins when the diaphragm and muscles attached to the rib contract. This flattens the diaphragm. These actions expand the thoracic cavity so that its volume increases. The air pressure in the lungs reduced to less the atmospheric pressure. Air enters the lung, inflating the alveoli. ठीक है ना, सारे वही पॉइंट्स है. प्रोसेस बिगन हुआ, द डायफ्राम और मसल्स जो अटैच्ड है रिब से वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैटन हो गया. उस एक्शन की वजह से थोरैसिक कैविटी मतलब लंग कैविटी एक्सपेंड हो गई, है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो एयर प्रेशर अंदर कम हो गया, रिड्यूस हो गया. ठीक है, और एयर एंटर कर गई लंग्स में, तो हो गया ना इनहेलेशन. तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, कैसे लिखोगे पॉइंट्स में, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो. राइट तो ये भी आपका मैकेनिज्म, इस पे भी लगा लो जरा 5 स्टार. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कई बार मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूछा जाता है तो उसमें आपको दोनों ही बताना है, इनहेलेशन के पॉइंट्स भी, एक्सहेलेशन के पॉइंट्स भी. अभी यहाँ पे आपको इनहेलेशन पूछा है तो आपने इनहेलेशन ही एक्सप्लेन किया है. ओके डन, ले लिया. चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21. असाइन द स्पेसिफिक फंक्शंस टू द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन रिलेशन विद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. हमने एक्सक्रीशन पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, उसमें ये सारे हमने नाम सुने होंगे, ये सारे पार्ट्स के नाम. हमें इनके फंक्शंस बताने. क्या बताने बेटा? फंक्शंस बताने. ए दिया हुआ है किडनी. क्या दिया हुआ है? किडनी. क्या करेगा किडनी? यूरिन फॉर्मेशन. राइट. सेकेंड दिया है ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल. जब यूरिन बनती है तो जो टाई ऑफ ब्लड वेसल्स कैपिलरीज रहता है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो बोमेन कैप्सूल के ऊपर एम्बेडेड रहता है. और बोमेन्स कैप्सूल जो कप जैसा स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर ऐसा कैपिलरीज का नॉट रहता है, ये ग्लोमेरुलस है. और ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है ना. तो इसका फंक्शन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कॉल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. वही चीज क्या होगा इसका फंक्शन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना. दूसरा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. अब जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो ये ऐसे ऐसे पीसीटी में आता है, फिर हैनल्स लूप्स में जाता है. तो जो हमारा ये ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का, इसमें होता क्या है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. यूजफुल चीजें जो इसके आसपास कैपिलरीज रहती हैं उसमें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है, आंसर देख लो. तो क्या हो रहा है आपका? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है सब्सटेंसेस का. क्लियर. उसके बाद हमारा है यूरेटर. यूरेटर क्या करेगा? जब यूरिन बन जाएगी किडनी के अंदर नेफ्रॉन में, तो वो यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगी? यूरेटर उसको ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, है ना. किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कौन पहुंचाता है? यूरेटर पहुंचाता है. उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन. जो हमारा यूरिन टेम्पररी स्टोर्ड रहता है वो कहाँ रहता है? यूरिनरी ब्लैडर में रहता है. उसके बाद नेक्स्ट यूरेटर. ये यूरेटर नहीं होगा मुझे लग रहा है बच्चों. ठीक है, दिस इज यूरेटर जो दिया हुआ है, ये शायद यूरेथ्रा है, शायद नहीं है यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेटर ऊपर बता चुकी हूं ना मैं एक बार. ये यूरेथ्रा है. ठीक है, तो इट इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है? वो ओपनिंग जहां से यूरिन पास आउट होती है. ठीक है, तो आपका किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यूरेटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, urinary bladder, storage of urine, and urethra, it is the pore, it is the opening through which urine pass out. ये है इसके आंसर. अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो जल्दी से ले लो. ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इसमें भी आपको नेम बताने जल्दी जल्दी से. मुझे पता है आपको पता होगा, आपने सबने पढ़ाई कर रखी है बहुत अच्छे से. ठीक है, तो पहला है नेम अ वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. उस वेन का नाम बताओ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन. कौन सी होगी बेटा? पल्मोनरी वेन. नेम एन आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. उस आर्टरी का नाम बताओ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है,
उसके बाद वाई इज लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज थिकर देन राइट वेंट्रिकल। भाई ये भी सोचने वाली बात है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना हार्ट का, वो बहुत थिक होता है, उसका वॉल बड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू राइट। सेम फंडा लगाओ जो हमने आर्टरीज और वेन्स में लगाया। लेफ्ट वाले पे काम ज़्यादा है भाई, लेफ्ट वाले को ब्लड को पुश करना है पूरी बॉडी की तरफ एओर्टा में, जिससे एओर्टा उसको जर्क से पूरी बॉडी में फैलाए। वो फ्यूल का काम कौन करता है हमारा, वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। इसलिए उसको क्या चाहिए, उसकी जो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, वो एनर्जी ज़्यादा लगाने के लिए उसकी वॉल भी तो मोटी होगी, थिक होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। आंसर देख लो। पल्मोनरी वेन हम लोग ने बिल्कुल सही बोला, पल्मोनरी आर्टरी ये भी सही बोला। लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक बिकॉज इट हैज टू पुश ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एट मच ग्रेटर प्रेशर। ग्रेटर प्रेशर से उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को क्या करना है, पुश करना है। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो थिक होता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हाउ इज रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। हमने दो टर्म्स पढ़े थे, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन वो है जिसमें आपका केमिकल चेंज भी आएगा, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी बनाएगा, यानी एनर्जी बनेगी। ब्रीदिंग क्या है, जब हम नॉर्मल फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं, जब हम O2 और CO2 के एक्सचेंज की बात करते हैं, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। अब इसको लिखोगे कैसे, the mechanism of gaseous exchange through which the organism obtained oxygen from the environment and releases carbon dioxide is termed as breathing. The respiration is a complex biochemical process that involves step-by-step breakdown of simple food to release energy in the form of ATP. ठीक है बेटा, क्लियर। जब गैशियस एक्सचेंज की बात करोगे तो ब्रीदिंग, और जब एटीपी फॉर्मेशन की बात करोगे ग्लूकोज के ब्रेक होने से, दैट इज रेस्पिरेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स क्या, अभी स्टोमेटा की हमने कहाँ बात की, हाउ गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना। हमने वहाँ पर भी हमने स्टोमेटा की बात की कि वो टाइनी पोर्ट्स होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, जिससे एक्सचेंज होता है O2 और CO2, ठीक है। और लेंटिसेल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ना बेटा, जो वुडी स्टेम्स होती हैं उनमें रेस्पिरेशन किससे होता है, लेंटिसेल से। पोर ओपनिंग, ओपन पोर रहते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, दैट इज नोन एज लेंटिसेल्स। तो इसको कैसे लिखा है, Stomata are tiny apertures found on the surface of leaves and young stems. Each stoma consists of two kidney-shaped guard cells surrounding a pore. The stomata provides passage for gaseous exchange in photosynthesis and respiration. Lenticel, it is an opening in the periderm of woody stems and root through which the gaseous exchange can occur. It has mass of loosely arranged living cells having numerous intercellular spaces for exchange of gases. ठीक है, तो ये हो गया स्टोमेटा, ये हो गया लेंटिसेल्स। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5-star question for your board exam. Define excretion, explain the mechanism of urine formation. Excretion को define करो और urine formation के mechanism को समझाओ। Excretion क्या है, the removal of the nitrogenous waste products from our body is known as excretion. Urine formation 3 steps, ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. हो कहाँ रहा है, नेफ्रॉन में। इन तीनों स्टेप को कैसे समझाना है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन जब आपका ब्लड एफरेंट एट्रियोल से आता है ग्लोमेरुलस में और हाई प्रेशर से कहाँ चला जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है, बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू आपके रीनल ट्यूब्यूल में आ जाता है, दैट इज नोन एज
अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें आपके ब्लड में यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, और यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट सॉल्ट्स, वाटर, आपका क्या हो जाता है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन द कैपिलरीज, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है थ्रू इफरेंट एट्रियोल, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, वाटर, आपके बहुत सारे आयंस, ये क्या हो जाते हैं, ट्यूबुलर आपके फिल्ट्रेट में, सॉइल जो आपका यूरिन है उसके अंदर फाइनली सीक्रीट हो जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं, दैट मेक्स अ फाइनल यूरिन, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आपको 3 स्टेप समझाने यूरिन आपके फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में, तो आपको कैसे समझाना है, पहले आप लिखोगे excretion can be defined as a process of removal of nitrogenous waste produced by the metabolic activity of the cells. In humans, urea is the major nitrogenous waste. Uric acid and keratin are also expelled in the process of excretion. Mechanism of urine formation occurs in 3 steps, which are as follows. कौन सा, glomerular filtration. The water, minerals, ions and solutes are diffused out of the blood and move into the Bowman's capsule forming a filtrate. Second, tubular reabsorption, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, selective reabsorption, ठीक है। The necessary substances such as water, glucose, amino acid, vitamins, mineral ions in the filtrate are reabsorbed by the tubules of the nephrons. The loop of the Hanels regulate the water reabsorption. फिर tubular secretion है ना आपका, K positive ion, H positive, keratin and excessive water are secreted out from the tubules into the filtrate. filtrate में आ जाएगा, such a filtrate is called यूरिन, और उसी फिल्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप्स आपको समझाने हैं, और इस पे अगर ये 3 स्टेप समझा के साइड में नेफ्रॉन बना दिया ना, तो फिर मार्क्स काटने के टीचर के पास कोई चांस ही नहीं बचते। तो अगर आपने 3 स्टेप समझाए और साइड में बना दिया एक नेफ्रॉन का अच्छा सा डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम, तो आपको मिल गए पूरे मार्क्स। 5 मार्क्स 4 मार्क्स की कैटेगरी में आएगा, तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल निग्लिजिबल ही रहेंगे बेटा। तो आपको इसको इस तरह स्टेप्स में समझाना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इससे पहले वाले इसका भी ले लो कि एक्सक्रीशन को डिफाइन कैसे करना है आपको, ठीक है। इसका भी ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, और साइड में बेटा इसके अगर आपने बना दिया ना नेफ्रॉन, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको आंसर फ्रेमिंग पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हम क्या ऐड कर दें कि आपके मार्क्स काटने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़े लाइफ प्रोसेस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आपने तैयार कर लिया होगा, जिसके सारे स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, आप इसकी फ्रेमिंग सीख चुके होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लें, ठीक है, अच्छे से इनको रेडी कर लें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ज़रूर देखें, वो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, किसके, लाइफ प्रोसेस के। और जिसने 1 शॉट नहीं देखा है, प्लीज़ पहले वो 1 शॉट देखे, उससे कंसेप्ट्स क्लियर करे, फिर MIQs देखे, ठीक है। उसके बाद जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आप और इजीली सॉल्व कर पाओगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।